नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं रामकिशन सिंह। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास हाई स्कूल साइंस चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं चैप्टर नंबर 3 की ओर, मेटल एंड नॉन मेटल। जिसमें चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। पहला प्रश्न है, धातु तथा अधातु की परिभाषा लिखिए। धातु एवं अधातु की परिभाषा लिखिए। इसको देखते हैं। धातु की परिभाषा देखें। सबसे पहले, ऐसे तत्व जिनमें चमक होती है। क्या होती है? ऐसे तत्व जिनमें चमक होती है, जो तार तथा पतली चादर के रूप में बदले जा सकते हैं, ऊष्मा के चालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि क्या होते हैं? धातु। जैसे मान के चल कह सकते हैं कि धातु उसे कहते हैं जिनमें ऐसे तत्व जिनमें चमक हो, जो तार तथा पतली चादर के रूप में खींचे जा सकें, ऊष्मा के चालक हों, अर्थात इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, उसे क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। मेटल, धातु। इसके बाद अधातु, ऐसे तत्व जिनमें चमक नहीं होती है। ऐसे तत्व जिनमें चमक नहीं होती है, जो तार तथा पतली चादर के रूप में नहीं बदले जा सकते हैं, जो ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन है। कार्बन में ना तो किसी प्रकार की चमक होती है, ना ही इसे चादर के रूप में खींच सकते हैं, ना ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। सल्फर है, उसी प्रकार लकड़ी या कोयला है, ये अधातुओं की श्रेणी में आती है। अधातुओं के प्रमुख उदाहरण हैं। इनमें जैसे मान के चलें, लकड़ी कोयला होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, और ना ये चमकदार होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं और अधातु की परिभाषा। तो लिख सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें चमक होती है, पतली चादर के रूप में खींचे जा सकते हैं, ऊष्मा के चालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। और ठीक इसके उल्टे, जिनमें चमक नहीं होती है, जो पतली चादर के रूप में नहीं खींचे जा सकते हैं, ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आघात वर्ध्य। आघात वर्ध्य और तन्यता के अर्थों को स्पष्ट करते हैं। आघात वर्ध्य तथा तन्यता का अर्थ बताइए। तो आघात वर्ध्य क्या होता है? आघात वर्ध्य और तन्य, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती हैं, ऐसी धातुओं को आघात वर्ध्य कहते हैं। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं, इन्हें पीट के पतली चादर सी बनाई जा सकती है। जैसे मान के चलें कि जो घर में जो टीन लगाते हैं, टीन सेट करते हैं, वो लोहे से चादरें बनाई जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आघात वर्ध्य। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जाती हैं, ऐसी धातुओं को आघात वर्ध्य कहते हैं। इसके बाद देखते तन्य। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहलाती है। ऐसी धातु को तन्य कहते हैं। ऐसी धातु क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। आप नोट्स तैयार करते चलें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूं, जो पेपर में आने की संभावना है। जो पेपर में आपको इन प्रश्नों में से 100% आपका पेपर जो एग्ज़ाम होगा, उसमें से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सभी प्रश्न जो मैं पढ़ा रहा हूं, उनमें आपको आसानी से मिल जाएंगे।
अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? उत्तर देखते हैं। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम धातु सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है। सोडियम धातु सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। जैसे सोडियम धातु कहीं पर अपन डाल दें तो वो तुरंत क्रिया कर लेती है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है। सोडियम सामान्य ताप पर भी वायु में घुली नमी तथा ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। जैसे सोडियम धातु है, सामान्य ताप पर जो टेम्परेचर नॉर्मल हो, फिर भी यह वायु में घुली नमी और ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्रिया करती है, किंतु ये केरोसिन तेल के साथ ना तो कोई अभिक्रिया करती है और ना ही इसमें घुलती है। इसीलिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। कह सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह धातु सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है। सामान्य ताप पर भी यह जल में वायु में घुली नमी तथा ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। किंतु लेकिन जब सोडियम धातु ये केरोसिन के तेल के साथ ना तो कोई अभिक्रिया करती है, ना ही इसमें घुलती है, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर ही रखा जाता है। कौन सी धातु को? सोडियम धातु को। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सोडियम वाला, इसको याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। और अभी तक हमारा चैनल लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पदों की परिभाषा लिखिए। निम्नलिखित पदों की परिभाषा लिखिए। उसमें कौन कौन सा पद है? खनिज है, अयस्क है और ज्ञांग है। तो खनिज क्या होता है? खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातु अपने यौगिक के रूप में पाया जाता है। खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातु अपने यौगिक के रूप में पाया जाता है। धातु अपने यौगिक के रूप में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। किसके रूप में पाया जाता है? धातु यौगिक के रूप में, ठीक है ना। ठीक। अयस्क, खनिज में कई विशेष धातुएं अत्यधिक मात्रा में जिन्हें निकालना लाभकारी होता है। खनिज में कुछ विशेष प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं अत्यधिक मात्रा में, जिन्हें निकालना लाभकारी होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। गैंग, नंबर 3 गैंग। गैंग क्या है? पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्क में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। पृथ्वी से जो प्राप्त खनिज अयस्क होते हैं उनमें मिट्टी होती है, रेत होती है, इसके अलावा कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, इसलिए इसे गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसे गैंग कहते हैं। उसके बाद 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद नया प्रश्न है कि उन्होंने पूछा कि ओटी के टाइम में क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में खुली हुई अवस्था में पाई जाती है। मुक्त मतलब फ्री अवस्था में पाई जाती हैं। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली 2 धातुएं के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सोना और नंबर 2 प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम 2 ऐसी धातुएं जो प्रकृति में खुली हुई अवस्था अर्थात स्वतंत्रता अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, ऐसी कौन सी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती है? संचारित नहीं, संक्षारित।
आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो इसका आंसर है सोना, चांदी और प्लेटिनम। सोना, चांदी, प्लेटिनम तीन ऐसी धातुएं हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम तीन ऐसी धातुएं हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं। ठीक है ना, इसका आंसर ए हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण बताइए। गर्म जल का जो टैंक बनाया जाता है उसमें तांबे का उपयोग करते हैं, लेकिन इस्पात होती है जैसे लोहे की मिश्र धातु, उसे इस्पात कहते हैं, इसका उपयोग नहीं होता है। इसका क्या कारण है कि इसका इस्पात का उपयोग गर्म जल का टैंक बनाने में नहीं करती है। क्यों नहीं करती हैं, तो इसका कारण देखते हैं। आयरन की तुलना में कॉपर ऊष्मा के सुचालक होता है। आयरन की तुलना में कॉपर ऊष्मा का सुचालक होता है। कॉपर गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और कॉपर है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु आयरन गर्म जल से अभिक्रिया करता है। इसीलिए गर्म जल बनाने में आयरन का उपयोग, तांबे का उपयोग होता है और मिश्र धातुओं का नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न, धातु एवं अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें? धातु एवं अधातुओं में। धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धातु एवं धातु में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रकृति। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? अपचायक होती है। धातुओं की प्रकृति अपचायक होती है, और अधातुओं की प्रकृति ऑक्सीकारक होती है। नंबर 2, अम्लों से क्रिया। धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, और अधातु अम्लों से कोई क्रिया नहीं करते हैं। नंबर 3, क्लोरीन से क्रिया। धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके विद्युत संयोजी क्लोराइड बनाती हैं। धातुएं क्लोरीन से क्रिया करती हैं और विद्युत संयोजी क्लोराइड बनाती हैं। अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजी क्लोराइड बनाती हैं। अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजी क्लोराइड बनाती हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, चमक। धातुएं चमकदार होती हैं। कैसी होती है? धातुएं चमकदार होती हैं। अधातुओं में कोई किसी प्रकार कोई चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। धातुओं की प्रकृति अपचायक होती है, अधातुओं की प्रकृति ऑक्सीकारक होती है। प्रकृति की बात करें, अम्लों से क्रिया, धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, अधातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित, अधातु अम्लों से कोई क्रिया नहीं करती। नंबर 3 और 4 देखते हैं। धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके विद्युत संयोजी क्लोराइड बनाती हैं, अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजी क्लोराइड बनाती हैं। चमक। धातुओं में चमक होती है और अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती है। इसके बाद है लोहे को जंग से बचाने
कि क्या क्या तरीके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के क्या क्या तरीके हैं। तो नंबर 1 इसका तरीका है कि पेंट करके, जैसे किसी प्रकार की कोई लोहे की वस्तुएं हैं जिसमें खिड़कियां हों, दरवाज़ा हो, अन्य कोई वस्तु हो लोहे की जिस पर हम पेंट करते हैं अर्थात कलर कर देते हैं, तो एक तो वो हमारी वस्तुएं हैं, खिड़कियां हैं, लोहे की बनी हुई वस्तुएं, वो सुंदर दिखाई देती हैं। और दूसरी बात इसका मेन कारण होता है कि दूसरी बात हो जाती है कि इन पर जंग नहीं लगती है। क्या नहीं लगती? जंग नहीं लगती है। तो कह सकते हैं कि लोहे की किसी वस्तु को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर पेंट करना चाहिए जिससे लोहे पर जंग नहीं लगती है। नंबर 2 ग्रीस या तेल लगाकर, लोहे से बनी वस्तुओं पर ग्रीस या तेल लगाकर जंग को रोका जा सकता है, क्योंकि ग्रीस या तेल की परत चढ़ा देने से हवा में उपस्थित नमी के संपर्क में नहीं आ पाती है। जैसे क्या होता है कि लोहे की वस्तुएं जितनी होती हैं उन पर ग्रीस लगा दें या तेल लगा दें, तो ग्रीस या तेल लगाने से उन वस्तुओं पर जंग लगने से उसे रोका जा सकता है, क्योंकि ग्रीस या तेल की परत चढ़ा देने से हवा में उपस्थित नमी के संपर्क में नहीं आती है। जैसे ही हम किसी वस्तुओं पर, जैसे कैंची हो, कैंची पर ग्रीस या तेल लगा दें तो उस पर जंग नहीं लगेगी, क्योंकि जैसी हवा के वो संपर्क में नहीं आ पाएगी, परत चढ़ जाने से वो हवा में उपस्थित नमी के संपर्क में नहीं आ पाती है। जैसे मशीनों तथा साइकिल आदि की चैनों पर ग्रीस या तेल लगाकर इसे जंग से रोक सकते हैं। नंबर 3 यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसे, गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन। लोहे आदि से बने सामानों पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। जिंक की परत चढ़ाने से यह लोहे से बने सामान को ऑक्सीजन जल के संपर्क में आने से रोक देती, जिससे लोहे की वस्तुओं पर किसी प्रकार की कोई जंग नहीं लगती है। लोहे आदि से बने सामानों पर जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। जिंक की परत चढ़ाने से यह लोहे के संपर्क बने सामान को ऑक्सीजन जल के संपर्क में आने से रोकती है। इसके बाद इकाई का अंतिम प्रश्न है, अयस्कों के सांद्रण की निम्नलिखित विधियों को सचित्र समझाइए। इकाई का अंतिम प्रश्न है कि अयस्कों के सांद्रण की निम्नलिखित विधियों को समझाइए। कि अयस्क का सांद्रण होता है, इसका सांद्रण किस प्रकार से किया जाता है, उनकी विधि है। तो नंबर 1 पहली विधि है, इम्पोर्टेंट विधि है, इसका नाम है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। अयस्क जैसे, इसमें क्या होता है, अयस्क जैसे हेमेटाइट आदि का सांद्रण विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। ठीक है ना। इस विधि में एक चमड़े की बेल्ट 2 रोलरों पर चलती है। एक चमड़े की बेल्ट 2 रोलरों पर चलती है, जिनमें एक रोलर विद्युत चुंबक होता है। पिसे हुए अयस्क को इस बेल्ट पर चलाया जाता है, जिससे चुंबकीय प्रकृति का अयस्क हेमेटाइट रोलर के पास गिरता रहता है तथा अचुंबकीय अशुद्धियाँ रोलर से दूर गिरती हैं। कह सकते हैं कि इस विधि में अयस्क हेमेटाइट आदि का सांद्रण, अयस्क होता है हेमेटाइट है, इनका सांद्रण विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जा सकता है। इस विधि में एक चमड़े की बेल्ट पर 2 रोलर चलते हैं। इस विधि में एक चमड़े की बेल्ट होती है, इस पर 2 रोलर चलते हैं। एक रोलर विद्युत चुंबक का होता है। पिसी हुई अयस्क को इस बेल्ट पर चलाया जाता है, जिससे चुंबकीय प्रकृति का अयस्क हेमेटाइट होता है, जो रोलर के पास गिरता तथा अचुंबकीय अशुद्धियाँ रोलर से दूर गिरती रहती हैं। ठीक है ना। तो इसका वो है, इसे चित्र वगैरह समझते हैं।
इसका ये चित्र है कि अयस्क है, हेमेटाइट है, इनका पृथक्करण विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है। इस पे दो रोलर हैं, चुंबकीय रोलर, इसमें दो रोलर हैं। पहला है चुंबकीय रोलर, ऊपर से इसमें अयस्क का चूर्ण डाला जाता है, अयस्क का चूर्ण, उसमें से रोलरों से होता हुआ ये नीचे चलता रहता है और बेल्ट के बगल से अशुद्धियाँ एक साइड इकट्ठी हो जाती हैं और ये नीचे वाला जो चमड़े का बेल्ट होता है जो इस पर इस तरीके से घूमता रहता है। ठीक है ना। चुंबकीय अयस्क हेमेटाइट नीचे प्राप्त हो जाता है, इसीलिए इसे अलग कर लिया जाता है। ठीक है। मैंने आपके समक्ष चैप्टर 3 धातु की वीडियो लेके आया और उसमें मैंने आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ा चुका हूँ। यदि आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, पढ़ाई नोट्स अच्छे लगे हों, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपकी पढ़ाई नियमित रूप से लगातार बनी रहे। तो अब तक के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।